बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम हाज़िर हुए हैं एम कैट ई कैट उसके टेस्ट चैप्टर नंबर 1 को लेकर। चैप्टर नंबर उससे पहले मैंने आपको ई कैट का इंट्रो दिया था और आज हम करेंगे ई कैट और एम कैट सिलेबस में जो आपका चैप्टर 1 है वो तो दोनों में कॉमन है, तो हम इसको चैप्टर 1 को गो थ्रू आज करेंगे। मैंने इसमें MCQs ऐसे इंक्लूड किए हैं जिससे आपके ऑलमोस्ट जितने भी टॉपिक्स हैं, फर्स्ट चैप्टर के 8 टॉपिक्स हैं, वो आपके 8 के 8 टॉपिक्स कवर हो जाएं। आपको सब टॉपिक्स का आप एक दफ़ा गो थ्रू हो जाएं और जो आपके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को एज ए MCQs बनाया जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स को, तो उन एग्जांपल्स को उनको भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है कि आपने किस तरह जब आपने प्रिपरेशन करनी है अपनी, तो किस तरह से आपने खुद को प्रिपेयर करना है फ़िज़िक्स के अकॉर्डिंगली। तो फ़िज़िक्स में आपको मैंने बताया था सबसे पहले 80% आपके न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस होते हैं, 70 to 80%, और 20 to 30% जो हैं वो आपके थ्योरेटिकली बेस होते हैं। तो आपको जो मैथमेटिकल सॉल्यूशन निकालना है किसी भी MCQs का, तो वो फास्ट ट्रैक पे निकालना है। मींस आपने सारा न्यूमेरिकल जैसे आप सॉल्व करते हैं वैसे करना शुरू नहीं कर देना। आपने उसके जो पॉइंट्स हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, उनको डायरेक्टली आपने रफ़ वर्क में सॉल्व करना है और उसके आंसर को हिट करना है। तो ये आपका टारगेट होगा। उसके लिए आपको टेबल्स आने चाहिए, फ्रैक्शंस आनी चाहिए जितनी भी हैं, जैसे 1 और 1 क्या है, 1 और 2 क्या है, 1 और 3, 1 और 4, 1 और 5, 1 और 6, ये सारी याद हों, टेबल्स याद हों। तो फास्ट ट्रैक पे आपको गेस करना आना चाहिए और आंसर को हिट करें। आप कैसे करना है वो आपको ट्रिक्स बताई जाएंगी। तो चलें चलते हैं चैप्टर नंबर 1 उसके फर्स्ट MCQs के ऊपर जो मैंने इधर बनाया है। ये आपका MCQs नंबर 1 है। उसमें उसने पूछा है लाइट ईयर इज़ अ डिस्टेंस, लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर, हाउ मैनी मीटर्स आर देयर इन 1 लाइट ईयर। तो आपको वैसे पता है ये आपका न्यूमेरिकल है, जो एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 1.1 है, वहाँ से ये MCQs बनाया गया है। तो आपको पता है कि डायरेक्टली ये पता होना चाहिए 1 लाइट ईयर बेसिकली यूनिट है डिस्टेंस का और ये होता है मीटर में। और आपसे ये पूछा गया है कि 1 लाइट ईयर में कितने मीटर्स होते हैं वो बताएं। तो ये डायरेक्टली आपको वैल्यू याद होनी चाहिए और वो वैल्यू क्या आती है 9.5 × 10⁻15 मीटर्स होते हैं 1 लाइट ईयर में। और ये आते कैसे हैं आपके, ये बेसिकली आपको 1 लाइट ईयर दे दिया तो ये बेसिकली आपको टाइम दिया है 1 ईयर। तो 1 ईयर आपका टाइम है 1 ईयर में। इसको ईयर से हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे, आपको पता है कि 1 ईयर में 365 डेज़ होते हैं। 365 डेज़ 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, 1 आवर में आपके 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। और अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करें 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो आपका आंसर आता है 3.153600 × 10⁻7। तो ये तो आ गई आपके 1 ईयर को आपने सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद आप करते क्या हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड्स के साथ। ये देखें, जैसे टाइम तो आपका यहाँ से आ गया 365 × 24 × 60 × 60, तो यहाँ से आ जाएगा 3.1536 × 10⁻7 सेकेंड्स। ये तो टाइम आ गया आपका। इसके बाद बेसिकली आपने वेलोसिटी भी आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट की 3 × 10⁸, और आपने S निकालना है क्योंकि लाइट ईयर 1 लाइट ईयर इज़ अ डिस्टेंस, वो S है, वो होगा V × T। तो V और T में ये देखें, ये और ये वैल्यू जब मल्टीप्लाई होगी तो 10⁻15 हो जाएगा। और 3 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका अप्रॉक्सीमेटली, अब वहाँ देखें आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा, तो ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। आपको पता है कि जब 3 को 3.15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 तो नहीं आएगा कभी भी, 9.0, 9 पॉइंट समथिंग आएगा, वो आप गेस कर लेंगे उसके अप्रॉक्सीमेटली। अब ये देखें ऑप्शन आपने गेस कैसे करना है कि एग्जैक्टली 9 कभी भी नहीं आएगा। और पावर आई है आपकी 15 में, तो ये आपकी 15 ये है, और आपकी अगर 15 कोई और भी होती तो आप गेस करते कि 9 पॉइंट के साथ क्या कोई एग्जैक्ट फिगर है या पॉइंट्स में है। तो ये देखें 3 जब 3.15 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा, कुछ डिजिट साथ आएंगे, एग्जैक्टली 0 नहीं आएगा, 9 नहीं होगा। तो वहाँ से आपका फिर ऑप्शन 9.5 जो है × 10⁻15
ये देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपकी पावर बन रही है 15 में। और अगर ये डिजिट्स आपके कोई बड़े डिजिट्स होते हैं जिससे आपका पॉइंट जो है वो आगे शिफ्ट हो रहा होता, तो फिर मे भी ये आपकी जो फ्रैक्शन है 10 रेज़ टू पावर जो है वो चेंज होती। अभी वो इतने बड़े नहीं है कि वो 10 से ऊपर चले जाए, जिससे आपको पॉइंट साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हुए आगे पीछे मूव करना हो पड़े। तो इससे आप ये जज कर लेंगे कि ये आपका एमसीक्यूज़ है। ये वैसे आपको डायरेक्ट भी याद होना चाहिए, 1 लाइट ईयर इज़ इक्वल टू 9.5 × 10 रेज़ टू पावर 15 मीटर होता है। आगे चलते हैं। आगे आपसे पूछा गया इन एसआई यूनिट्स द नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। एसआई यूनिट में फिजिकल क्वांटिटीज़ की क्वांटिटी कितनी होती है? 7 होती है, 3 होती है, 2 होती है, इन्फिनिटी होती है। तो आपसे पूछा गया नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ अब एसआई यूनिट्स में बात की जा रही है, और आपको पता है एसआई यूनिट में कुछ स्टूडेंट्स डायरेक्टली हिट करते हैं, कुछ 7 को कर देते हैं, कुछ 3 को, कुछ 2 को, और इन्फिनिटी की तरफ सोचते भी नहीं हैं। अब ये देखें, आपको अगर पूछा जाता नंबर ऑफ बेस यूनिट या पूछा जाता नंबर ऑफ बेस क्वांटिटीज़, तो वो तो आपकी 7 होती हैं, तो 7 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता। और अगर आपसे पूछा जाए आपकी ड्राइव क्वांटिटीज़ कितने, ड्राइव यूनिट कितने हैं, तो ड्राइव यूनिट तो आपके इनफाइनाइट हैं, बहुत ज़्यादा हैं। जितनी आपकी ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं वो सारी आपके उसके ड्राइव यूनिट्स भी हैं। और अगर आप बात करें सप्लीमेंट्री यूनिट्स की, तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स कितने हैं आपके? वो आपके 2 हैं, रेडियन एंड स्टीरेडियन, वो डिस्कस किए जाते हैं। तो आपका जब फिज़िकल क्वांटिटीज़ की बात की जाती है, तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ में आपकी बेस क्वांटिटीज़ भी आती हैं, ड्राइव क्वांटिटीज़ भी आती हैं, सारी आ जाती हैं उसी में। तो फिर जब ड्राइव क्वांटिटीज़ और आपकी बेस क्वांटिटीज़ का सम किया जाए, तो वो मिल के फिर आपकी क्या हो जाएंगी? इनफाइनाइट नंबर ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ हो जाएंगी। तो फिर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी के ऊपर आप टिक कर देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे, हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग 2 kg ऑफ मैस। अगर आप 2 kg ऑफ मैस को बर्न करें तो आपको कितनी एनर्जी मिलेगी? अब बेसिकली मैस और एनर्जी का रिलेशन पूछा जा रहा है, और ये आपने रिलेशन पढ़ा हुआ है आइंस्टाइन मैस एनर्जी इक्वेशन से। उसने बताया था कि E = mc² होता है। अब ये देखिए, आपने स्टेटमेंट को पढ़ते सार आपने किस फार्मूले को आपने कहाँ पढ़ा है, और इसमें हम वैल्यूज़ पुट करके आंसर अपना गेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये आपने डायरेक्टली हिट करना होगा कि आपको मैथ्स की बात की जा रही, मैथ्स दिया जा रहा है और एनर्जी पूछी जा रही है, तो ये रिलेशन है। अब आप इसमें पुट करेंगे मैथ्स की जगह 2, ये सी आपका स्पीड ऑफ लाइट है, 3 × 10⁻8 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगी 2 × 9 × 10⁻16। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 18 × 10⁻16, और एनर्जी का यूनिट होता है जूल। अब ये आए, अब ये अगर आंसर में मौजूद होता तो मैं डायरेक्टली इसके ऊपर हिट कर देता। अब ये देखें, इस 18 को मैं 1.8 × 10⁻1 लिख सकता हूँ, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 1 × 10⁻17 जूल। और ये आंसर क्या मौजूद है? तो ये देखें आपका सेकंड ऑप्शन 1.8 × 10⁻17 जूल। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि 2 kg मैस को अगर आप बर्न करेंगे तो आपको इतनी एनर्जी मिल रही है, तो आपका ये ऑप्शन आ जाएगा। MCQs नंबर 4 में आपसे पूछा गया है द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज़ EF/Q, वेयर E is the electric field strength and F is the force and Q is the charge. Which one of the following option gives the correct base unit of electric field? Base unit आपने निकालने हैं, तो base unit कैसे निकलेंगे? आपको फार्मूले से ही पता चलेंगे। E = F/Q है, तो यहाँ देखें F होता है आपकी फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो क्या न्यूटन पर कूलम की फॉर्म में? नहीं। तो किस फॉर्म में? इस न्यूटन को kg/-1 की फॉर्म में, तो वो लिख लेते हैं kg/-2। 1 न्यूटन इज़ इक्वल टू kg/-2 होता है।
और चार्ज जो है वो आपने पढ़ा हुआ है I इज़ इक्वल टू क्यू ओवर टी, और Q इज़ इक्वल टू I इंटू टी। आई आपकी करंट है वो एम्पेयर में होती है टाइम्स सेकेंड्स में, तो एम्पेयर सेकेंड आ गया। 1 कूलम इज़ इक्वल टू एम्पेयर सेकेंड, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ एम्पेयर सेकेंड, क्योंकि आंसर में सब में एम्पेयर इन्वॉल्व है, तो इसीलिए मैंने उसमें कन्वर्ट कर लिया। अब सेकेंड जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा kg/(-3), और जब a भी ऊपर जाएगा तो a-1, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 बन रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इधर से। विच वन इज़ नॉट द कन्वर्जन ऑफ द इंडिकेटिंग यूनिट। अब आपने चैप्टर 1 में थर्ड आर्टिकल के लास्ट पे आपने कन्वर्जन्स पढ़ी थी कि यूनिट्स को आप किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरह लिख सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या होगा। तो उसने कहा कि कौन सी जो कन्वर्जन है वो सही नहीं है आपकी। तो अगर आप ऑप्शन 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 सही क्यों नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि जब भी आपने कोई भी यूनिट लिखना है नेम आफ्टर द साइंटिस्ट, अब बेशक वो किसी भी साइंटिस्ट के नेम के ऊपर रखा गया हो वो यूनिट, जैसे फोर्स का यूनिट न्यूटन है तो वो सर आइजैक न्यूटन के नाम के ऊपर रखा गया था। तो अब ये देखें, जब आपने कंप्लीट यूनिट लिखना है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल कभी भी नहीं होगा। वैसे तो हम अपना नाम लिखें तो उसका फर्स्ट लेटर आप कैपिटल लेटर लिखते हैं, लेकिन इधर नहीं लिखना आपने। न्यूटन का जो एन है वो कैपिटल नहीं था होना चाहिए। जब भी आप कंप्लीट यूनिट लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, तो ये है करेक्ट वे। तो ये नहीं, फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन के ऊपर अगर जाएं 1 मिलीमीटर, तो मिली जो है वो मीटर से पहले लिखा गया है और 1 स्पेस अपार्ट रखा गया उसको, यानी उसमें दोनों में एक स्पेस है। तो याद रखें कि जब भी प्रीफिक्सेस को हमेशा यूनिट से पहले लिखते हैं और विदाउट स्पेस लिखते हैं, लेकिन इधर उसने स्पेस रखी हुई है। तो ये जो मेथड आपने यूज़ किया 1 मिलीमीटर का, तो ये करेक्ट आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो ये भी करेक्ट वे नहीं है यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने का। आगे अगर हम पढ़ें तो अगर आपके 2 यूनिट्स लिखे जा रहे हों जैसे न्यूटन और मीटर, वहाँ न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर जब भी आपने लिखना है तो न्यूटन मीटर को 1 स्पेस अपार्ट रखते हैं। मींस न्यूटन और मीटर में एक स्पेस होनी चाहिए, जो आपने इधर यहाँ यूज़ नहीं की, तो ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो नन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। तो ये सारी आपने जो 8 पॉइंट्स हैं आपके 1.3 आर्टिकल के लास्ट पे, ये वहाँ से आपके वो 8 पॉइंट भी रिवाइज हो जाएंगे और आपको मेथड भी पता चल गया कि आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा। आगे चलते हैं। विच पेयर हैज़ द सेम डिमेंशंस, उसने पूछा है कि सेम डिमेंशंस इसकी। ये आपका MCQs बन सकता है, चैप्टर नंबर 3 में भी बन सकता है, क्योंकि वहाँ भी मोमेंटम और इम्पल्स को डिस्कस किया गया। तो यहाँ डिमेंशंस का वर्ड आ गया, तो यानी चैप्टर 1 के टॉपिक में भी उसका लास्ट आर्टिकल उसमें भी इंक्लूड होता है ये। अगर आप वर्क का देखें तो ये डिमेंशंस और आपको तब पता चल सकती हैं जब आपको सबके फार्मूलाज आते हों। अब ये देखें, वर्क होता है, आपने वर्क पढ़ा हुआ है, वो F.D होता है, मींस F भी आ गया और D भी आ गया, यानी आप डायरेक्टली बता सकते हैं। F की तो होती है mL/T-2 और साथ D है तो वो मीटर में होता है, तो mL²T-2 हो जाएगा। लेकिन पावर क्या होता है, P = रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी W/T। तो वर्क तो पहले उसमें आ गया, यानी इन दोनों के फार्मूलाज मैच नहीं कर रहे, तो डायरेक्टली बता सकते हैं इनके डिमेंशंस भी मैच नहीं कर रही, जो हम निकालें अगर ड्राइव करें तो वो भी सेम नहीं आती, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। मोमेंटम की अगर बात की जाए तो मोमेंटम होता है P = mv, m आ गया और साथ v, यानी आप डिमेंशंस बता सकते हैं mL/T-1। और ये इम्पल्स की देखें तो इम्पल्स में इम्पल्स का फार्मूला होता है F/T, तो फोर्स का न्यूटन, टाइम का सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड आ गया। और अगर बात की जाए मोमेंटम की तो मोमेंटम होता है mv और इसके यूनिट होते हैं kgms-1, और आपने पढ़ा हुआ है kgm/s × s/s करते हैं अगर, तो ये बन जाता है kgm/s² × s, और ये आपका न्यूटन है और आगे सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड। इसके भी यूनिट भी आ गए मोमेंटम के न्यूटन सेकेंड,
और इम्पल्स के भी आगे न्यूटन सेकेंड, तो दोनों के यूनिट सेम है, तो इनकी डिमेंशंस भी सेम होंगी। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नीचे अगर आप देखें फोर्स और टार्क, और फोर्स का फार्मूला होता है, फोर्स का यूनिट तो न्यूटन आता है, जबकि टार्क का न्यूटन मीटर आता है, तो यूनिट सेम नहीं है, तो डिमेंशंस भी सेम नहीं होगी। और अगर टार्क और पावर को देखा जाए तो टार्क होता है न्यूटन मीटर, और पावर का क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, W/T। तो आपका जूल पर सेकेंड पावर का आ जाएगा, दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन फिर आपका B हो जाएगा। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय टेकिंग एवरेज। तो कौन सा एरर है जो हम एवरेज लेकर रिमूव नहीं कर सकते? तो इसमें आपने पढ़ा हुआ था, पर्सनल एरर में भी आपने पढ़ा था हाउ टू रिड्यूस पर्सनल एरर, तो इसमें भी आप पर्सनल एरर को रिमूव कर सकते हैं एवरेज लेके। जबकि आपका जो रैंडम एरर है उसको भी आप सेवरल रीडिंग लेते हैं और उसका एवरेज फाइंड आउट करते हैं, और उससे आपकी रैंडम एरर भी रिमूव हो जाती हैं। जब आपकी सिस्टमेटिक एरर जो है, सिस्टमेटिक एरर कैन बी रिमूव्ड बाय कंपेयरिंग इट विद एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट। आप सिस्टमेटिक एरर को रिमूव करने का मेथड ये है कि आप उसको किसी एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर करते हैं, उससे आप सिस्टमेटिक एरर में को रिड्यूस कर देते हैं। तो ये उसका मेथड था जो आपने पढ़ा हुआ था। ये सिस्टमेटिक एरर होता है पुअर कैलिब्रेशन की वजह से होता है, आपका इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी हो उस वजह से होता है। जबकि रैंडम एरर होता है कि आपको सेम सर्कमस्टांसेस में, सेम कंडीशंस में अगर आप एक ही एक्सपेरिमेंट को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करते हैं तो आपको सेवरल डिफरेंट रीडिंग्स मिलती हैं, तो वो रैंडम एरर होता है, जिसको हम एवरेज लेके रिमूव, एवरेज और मीन लेके रिमूव कर सकते हैं। तो ये था आपका MCQs, जिसमें आपका 1.4 आर्टिकल वो रिवाइज हो गया आपका टाइप्स ऑफ एरर। आगे चलते हैं। अब सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज, जो सॉलिड एंगल के साथ जो आपका एंगल बनता है वो क्या है? 2 पाई है, 4 पाई है, आपका 6 पाई है, 8 पाई है। तो ये आपने पढ़ा हुआ है, ए आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है थीटा के। इधर आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, S इक्वल टू R थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू S ओवर R। तो S बेसिकली आपका सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया। आप इस तरह भी कह सकते हैं A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, और A इधर आपका क्या होता है? A इधर बेसिकली एरिया ऑफ द सरफेस होता है, और एरिया ऑफ द सरफेस आपका होता है 4 पाई R, और ये हो जाएगा 4 पाई ओवर R। तो थीटा फिर क्या रह जाएगा आपका? 4 पाई। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4 पाई, और उसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन। इस क्योंकि आपने ये पढ़ी थी टी रेडियन में, ये ऐसे से शेप बनती है आपकी, ये R और ये R और ये आपका R² आता है ऐसे, और इसके सेंटर में जो आपका एंगल बनता है उसे कहते हैं टी रेडियन, और टी रेडियन को सॉलिड एंगल भी कहते हैं। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक में ही आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ आपने ये पढ़ी थी बात। आगे से MCQs को डिस्कस करते हैं। इसमें ये वही सेम आर्टिकल से लिया गया ये MCQs। रेडियन इज़ द यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विच कैन आल्सो बी मेजर्ड इन डिग्रीज। हाउ मैनी रेडियंस आर इक्वल टू 1 डिग्री? हाउ मैनी रेडियंस आर इक्वल टू 1 डिग्री? ये MCQs MD कैट्स के स्टूडेंट्स के लिए डिफ़िकल्ट होगा, और जो E कैट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इजी है, क्योंकि वो मैथ में भी 9th चैप्टर में ये पढ़ के आए हैं। उसने पूछा हाउ मैनी रेडियंस आर इक्वल टू 1 डिग्री, यानी 1 डिग्री कितने रेडियंस के इक्वल होगा। तो वहाँ उन्होंने स्टूडेंट्स ने पढ़ा हुआ है कि जब भी हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो पाई ओवर 180 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर पाई ओवर 180 को वैल्यूज़ पुट की जाएं तो ये आपके पास वैल्यू आती है फ्रैक्शन पॉइंट्स में 0.01745, 0.01745। तो यहाँ से आ जाएगा आपको, आप कह सकते हैं पाई ओवर 180 के इक्वल होती है, या 0.01745 रेडियंस के इक्वल होता है 1 डिग्री।
तो ये आपका MCQs हो जाएगा। ये स्पेशली MD कैट स्टूडेंट्स ने इसको नोट डाउन कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए ये नई चीज़ है, जबकि ECAT के स्टूडेंट्स ने तो पूरा चैप्टर इसके ऊपर पढ़ा हुआ, तो उनके लिए ये मुश्किल नहीं है। अब आगे चलते हैं, इसमें आपका आर्टिकल नंबर 1.7 कवर हो जाएगा। ये जो आपका MCQs दिया हुआ है, असेसमेंट ऑफ द टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट्स, ये वहाँ उसके कंसेप्ट चेक हो जाएंगे सारे। इसमें पूछा हुआ है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी आपको दे दी गई है, उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी 3% है, और मैस की आपको दे दी